नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है कहानी और बातें विद मेधा में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की अत्यंत चर्चित और संवेदनशील कहानी अतिथि। रविंद्रनाथ टैगोर केवल एक महान कवि ही नहीं बल्कि मानव मन के अद्भुत चित्रकार थे। उनकी कहानियाँ साधारण पात्रों के माध्यम से जीवन के गहरे सत्य हमारे सामने रखती हैं। अतिथि भी ऐसी ही एक कहानी है। यह एक ऐसे किशोर की कथा है जिसके लिए संसार का सबसे बड़ा आकर्षण है स्वतंत्रता। वह स्नेह चाहता है, अपनापन भी उसे अच्छा लगता है, लेकिन किसी बंधन में बंधकर रहना उसके स्वभाव में नहीं। तो आइए बिना किसी विलंब के सुनते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी अतिथि, भाग 1। कांठलिया के जमींदार मतीलाल बाबू सपरिवार नौका से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में दोपहर के समय नदी किनारे की एक मंडी के पास नौका बांधकर भोजन का आयोजन कर ही रहे थे कि इसी बीच एक ब्राह्मण बालक ने आकर पूछा, बाबू तुम लोग कहाँ जा रहे हो? प्रश्नकर्ता की आयु 15-16 से अधिक न होगी। मती बाबू ने उत्तर दिया, कांठलिया। ब्राह्मण बालक ने कहा, मुझे रास्ते में नदी गांव उतार देंगे क्या? बाबू ने स्वीकृति प्रकट करते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ब्राह्मण बालक ने कहा, मेरा नाम तारापद है। गौर वर्ण बालक देखने में बड़ा सुंदर था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों और मुस्कुराते हुए ओष्ठाधरों पर सुललित सौकुमार्य झलक रहा था। वस्त्र के नाम पर उसके पास एक मैली धोती थी। उधरी हुई देह में किसी प्रकार का बाहुल्य न था, मानो किसी शिल्पी ने बड़े यत्न से निर्दोष सुडौल रूप में गढ़ा हो, मानो वह पूर्व जन्म में तापस बालक रहा हो और निर्मल तपस्या के प्रभाव से उसकी देह का बहुत सा अतिरिक्त भाग क्षय होकर के एक सर्मार्जित ब्राह्मण श्री परिस्फुरित हो उठी हो। मती बाबू ने बड़े स्नेह से उसको कहा, बेटा स्नान कराओ, भोजन आदि यहीं होगा। तारापद बोला, ठहरिए, और वह तत्क्षण निसंकोच भोजन के आयोजन में सहयोग देने लगा। मती बाबू का नौकर अबंगाली था। मछली आदि काटने में वह इतना निपुण नहीं था। तारापद ने उसका काम स्वयं लेकर थोड़े ही समय में अच्छी तरह से संपन्न कर दिया और 2-1 सब्जी भी बड़ी कुशलता से तैयार कर दी। भोजन बनाने का कार्य समाप्त होने पर तारापद ने नदी में स्नान करके पोटली खोली और एक सफेद वस्त्र धारण किया। काठ की एक छोटी सी कंघी लेकर सिर के बड़े बड़े बाल माथे पर से हटाकर गर्दन पर डाल लिए और स्वच्छ जनेऊ का धागा छाती पर लटकाकर नौका में मती बाबू के पास जा पहुंचा। मती बाबू उसे नौका के भीतर ले गए। वहां मती बाबू की स्त्री और उनकी 9 वर्षीय कन्या बैठी थी। मती बाबू की स्त्री अन्नपूर्णा इस सुंदर बालक को देखकर स्नेह से उच्छ्वसित हो उठी। मन ही मन कह उठी, आहा किसका बच्चा है, कहाँ से आया है? इसकी माँ इसे छोड़कर किस प्रकार जीती होगी? यथा समय मती बाबू और इसके लड़के के लिए पास पास 2 आसन डाले गए। लड़का ऐसा भोजन प्रेमी न था। अन्नपूर्णा ने उसका अल्प आहार देखकर मन में सोचा कि घबरा रहा है। उससे यह वह खाने का बहुत अनुरोध करने लगी, किंतु जब वह भोजन से निवृत्त हो गया तो उसने कोई भी अनुरोध न माना। देखा गया लड़का हर काम अपनी इच्छा के अनुसार करता है, लेकिन ऐसी सहज भाव से करता है कि उसमें किसी भी प्रकार की जिद या हट का आभास नहीं मिलता। उसके व्यवहार में लज्जा के लक्षण शेष मात्र भी नहीं दिखाई पड़े। सबके भोजन आदि के बाद अन्नपूर्णा उसको पास बैठाकर प्रश्नों द्वारा उसका इतिहास जानने में प्रवृत्त हो गई। कुछ भी विस्तृत वर्णन
संग्रह ना हो सका। बस इतनी सी बात जानी जा सकी कि लड़का 7-8 बरस की उम्र में ही स्वेच्छा से घर छोड़कर भाग गया है। अन्नपूर्णा ने प्रश्न किया, तुम्हारी माँ नहीं है? तारापद ने कहा, है। अन्नपूर्णा ने पूछा, क्या वे तुम्हें प्यार नहीं करती? इसे अत्यंत विचित्र प्रश्न समझकर हंसते हुए तारापद ने कहा, प्यार क्यों नहीं करेंगी? अन्नपूर्णा ने प्रश्न किया, तो फिर तुम उन्हें छोड़ के क्यों आए? तारापद बोला, उनके और भी 4 लड़के और 3 लड़कियां हैं। बालक के इस विचित्र उत्तर से व्यथित होकर अन्नपूर्णा ने कहा, मैया री मैया, ये कैसी बात हुई? 5 उंगलियां तो क्या 1 उंगली त्यागी जा सकती है? तारापद की उम्र कम थी, उसका इतिहास भी उसी मात्रा में संक्षिप्त था, किंतु लड़का बिल्कुल असाधारण था। वह अपने माता पिता का चौथा पुत्र था। शैशव में ही पितृहीन हो गया था। बहु संतान वाले घर में भी तारापद सबको अत्यंत प्यारा था। माँ, भाई, बहन और मोहल्ले के सभी लोगों से वह अजस स्नेह लाभ करता था। यहाँ तक कि गुरुजी भी उसे नहीं मारते थे। मारते तो भी बालक के अपने पराये सभी उसे वेदना का अनुभव करते। ऐसी अवस्था में उसके घर छोड़ने का कोई कारण ही नहीं था। जो उपेक्षित रोगी लड़का हमेशा चोरी करके पेड़ों से फल और गृहस्थों से उसका चौगुना प्रतिफल पाता घूमता फिरता था, वह भी अपनी परिचित ग्राम सीमा के भीतर अपनी कष्ट देने वाली माँ के पास ही पड़ा रहा और समस्त गांव का दुलारा यह लड़का एक विदेशी यात्रा दल में शामिल होकर निर्ममता से गांव छोड़ के भाग खड़ा हुआ। लोग उसका पता लगाकर उसे गांव लौटा लाए। उसकी माँ ने उसे छाती से लगाकर आंसुओं से आर्द्र कर दिया। उसकी बहनें रोने लगीं। उसके बड़े भाई ने पुरुष अभिभावक का कठिन कर्तव्य पालन करने के उद्देश्य से उस पर मृदु भाव से शासन करने का यंत्र करके अंत में अनुतप्त चित्त से खूब प्यार किया और नाना प्रलोभनों से उसे वश में करने की चेष्टा की। किंतु बंधन, यही नहीं, स्नेह का बंधन भी उसे सहन न हुआ। उसके जन्म नक्षत्र ने उसे ग्रहहीन कर रखा था। वह जब भी देखता कि नदी में कोई विदेशी नौका अपनी रस्सी घिसाटती जा रही है, गांव के विशाल पीपल वृक्ष के तले दूर देश के किसी सन्यासी ने आश्रय लिया है, अथवा बंजारे नदी के किनारे ढालू मैदान में छोटी छोटी चटाइयां बांधकर खपंचियां छीलकर टोकरियां बनाने लगे हैं, तब वह बाह्य पृथ्वी की स्नेहहीन अज्ञात स्वाधीनता के लिए उसका मन बेचैन हो उठता। लगातार 2-3 बार भागने के बाद उसके कुटुंबियों और गांव के लोगों ने उसकी आशा ही छोड़ दी। पहले उसे एक यात्रा दल के साथ पकड़ा। सब अधिकारी उससे पुत्र के समान स्नेह करने लगे और वह दल के छोटे बड़े सभी का प्रिय पात्र हो गया। यही नहीं, जिस घर में यात्रा होती उस घर के मालिक, विशेषकर घर की महिला वर्ग, जब विशेष रूप से उसे बुलाकर उसका आदर मान करने लगे, तब एक दिन किसी से बिना कुछ कहे वह भटक कर कहाँ चला गया, इसका फिर कोई पता नहीं चल सका। तारापद हरिण शिशु के समान बंधन भीरू था और हरिण के समान संगीत प्रेमी भी। यात्रा के संगीत ने ही उसे पहले घर से विरक्त किया था। संगीत का स्वर उसकी समस्त धमनियों में कंपन पैदा कर देता और संगीत की ताल पर उसके सर्वांग में आंदोलन उपस्थित हो जाता। जब वह बिल्कुल बच्चा था, तब भी वह संगीत सभाओं में जिस प्रकार संयत, गंभीर, पौड़ भाव से आत्मविस्मित होकर बैठा बैठा झूमने लगता, उसे देखकर प्रवीण लोगों के लिए हंसी संवरण करना कठिन हो जाता। केवल संगीत ही क्यों, वृक्षों के घने पत्तों पर जब श्रवण की वृष्टि धारा पड़ती, आकाश में मेघ गरजते, पवन अरण्य में मात्रहीन दैत्य शिशु की भ्रांति क्रंदन करती रहती, तब उसका चित्त मानो उच्छृंखल हो उठता।
निस्तब्ध दोपहरी में आकाश में बड़ी दूर से आती चील की पुकार, वर्षा ऋतु की संध्या में मेढकों का कलरव, गहन रात में सियारों की चित्कार ध्वनि, सभी उसको आकृष्ट करते। संगीत के इस मोह से आकृष्ट होकर शीघ्र ही एक पांचाली दल में भर्ती हो गया। मंडली का अध्यक्ष उसे बड़े यत्न से गाना सिखाने और पांचाली कंठस्थ करने में प्रवृत्त हुआ और उसे वक्ष पिंजर के पक्षी की भांति प्रिय समझकर स्नेह करने लगा। पक्षी ने थोड़ा बहुत गाना सीखा और एक दिन तड़के उड़कर चला गया। अंतिम बार वह जिस जिम्नास्टिक करने वालों के दल में शामिल हुआ, जेठ के अंतिम दिनों से लेकर आषाढ़ के समाप्त होने तक का अंचल में जगह जगह क्रमानुसार समवेत रूप से अनुष्ठित मेले लगते। उनके उपलक्ष्य में यात्रा वालों के 2-3 दल, पांचली गायक, कवि, नर्तकियां एवं अनेक प्रकार की दुकानें, छोटी छोटी नदियां, उपनदियों के रास्ते नौकाओं द्वारा एक मेले के समाप्त होने पर दूसरे मेले में घूमती रहती। पिछले वर्ष से कलकत्ता की एक छोटी जिम्नास्ट मंडली इस पर्यटनशील मेले के मनोरंजन में योग दे रही थी। तारापद ने पहले तो नौकारूढ़ दुकानदारों के साथ मिलकर मेले में पान की गिलौरियां बेचने का भार लिया। बाद में अपने स्वाभाविक कौतूहल के कारण इस जिम्नास्टिक दल के अद्भुत व्यायाम नैपुण्य से आकृष्ट होकर उनमें प्रवेश किया। तारापद अपने अपने अभ्यास करके अच्छी तरह से वंशी बजाना सीख लिया था। जिम्नास्ट के साथ वह द्रुत ताल पर लखनऊ की ठुमरी के सुर में वंशी बजाता। यही उसका एकमात्र काम था। उसका आखिरी पलायन इसी दल से हुआ। उसने सुना था कि नंदीग्राम के जमींदार बाबू बड़ी धूमधाम से एक शौकिया यात्रा दल बना रहे हैं। अतः वह अपनी छोटी सी पोटली लेकर नंदीग्राम की यात्रा की तैयारी कर रहा था। इसी समय उसकी भेंट मती बाबू से हुई। श्रोताओं, कहानी का पहला भाग यहाँ समाप्त होता है। पहले भाग में हमने तारापद से परिचय प्राप्त किया। यह लगभग 15-16 वर्ष का किशोर है और यही हमारी कहानी का मुख्य पात्र है। इसके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी असीम जिज्ञासा, नई नई जगहों को देखना, नए लोगों से मिलना और नए कौशल सीखना, मानो यही उसके जीवन का उद्देश्य हो। तारापद अपने गांव में अपनी माता और भाई बहनों के साथ रहता है और उसके पिता का देहांत हो चुका है। उसे पूरे परिवार का, पूरे गांव का स्नेह मिलता है। फिर भी उसका मन घर की सीमाओं में नहीं टिकता। वह कई बार अपना घर छोड़कर भाग चुका है, कभी किसी संगीत मंडली के आकर्षण से, कभी किसी जिम्नास्ट दल के आकर्षण से। तारापद का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक है। वह सरल, विनम्र और मिलनसार है। वह जिस भी समूह में जाता है लोग उसे बहुत पसंद करते हैं और वह भी सबका आदर सम्मान करता है। लेकिन व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है उसकी स्वतंत्रता, प्रियता। अब आगे की कहानी किस दिशा में जाती है? क्या तारापद को कभी ऐसा स्थान मिलेगा जहां उसका मन ठहर सके, या उसकी स्वतंत्रता की चाह उसे फिर किसी नई यात्रा पर ले जाएगी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाएंगे भाग 2 में। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई तो आप मेरे चैनल कहानी और बातें विद मेधा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी कहानियाँ आप सबसे पहले सुन सकें। धन्यवाद।